رب زدني علما. ये सर ओके है। सर मैं ओके गुड। अच्छा, हम लोगों ने जो लेक्चर स्टार्ट किया था लास्ट टाइम पे, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज का, राइट? इन शॉर्ट दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों ने कहा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट ऑन वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनदर एंटिटी। जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कहा था कि अगर एक कंपनी जो है वो जो है वो एक फाइनेंशियल एसेट एक कंपनी के पास है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो फाइनेंशियल एसेट एक कंपनी के पास है, तो वो दूसरी कंपनी के लिए या तो लायबिलिटी होगा और या वो जो है आपका इक्विटी होगा। और दैट इज ऑल्सो ट्रू। अगर बैलेंस शीट अकाउंट देखें तो बैलेंस शीट अकाउंट जो है आपकी एक साइड पे एसेट होता है, दूसरी साइड पे लायबिलिटी और इक्विटी होती है। इवन वेरी बेसिक पे चला जाऊं, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है दैट इज इक्वल्स टू एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो अगर एक साइड बढ़ेगी तो दूसरी साइड भी बढ़ती है, ठीक है? तो यानी एक साइड अगर एक कंपनी का एसेट है तो वही चीज जो है कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी कंपनी का वो लायबिलिटी या इक्विटी हो जाएगी। ओके, हम लोगों ने बात की थी जी इस पे स्टैंडर्ड्स कितने हैं। IS 32 है, IFRS 7 है, IFRS 9 है और IAS 39 भी हुआ करता था। ये चार स्टैंडर्ड्स क्यों इसके ऊपर आए? क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ही ट्रिकी एरिया, ठीक है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है और विच गिव राइज टू एसेट ऑफ वन कंपनी एंड लायबिलिटी और इक्विटी ऑफ अनदर कंपनी। तो हम लोगों ने फाइनेंशियल एसेट्स की बात की थी कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? दैट इज अ कैश कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अनदर एंटिटी। ये हम लोगों ने बात सारी की थी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज की भी बात की थी, ठीक है? हम लोगों ने कहा था जी फाइनेंशियल लायबिलिटीज के बारे में अकाउंटिंग जो करनी है, इनिशियल रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज किस पे होती है? दैट इज ऑन नेट प्रोसीड्स ऑफ कैश रिसीव्ड लेस एनी कॉस्ट ऑफ इशूइंग द लायबिलिटी। और हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी किया था कि जब एक कंपनी थी वो डिस्काउंट पे इशू कर रही थी अपने बॉन्ड्स और उस पर कुछ कॉस्ट भी लगा रही थी, तो हम लोगों ने नेट जो करके उसको रिकग्नाइज किया था। उसके बाद उसने कहा जी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होती है? इनिशियल वैल्यू प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट पेड। हम लोगों ने इस पे कूपन रेट करके बात की थी और हम लोगों ने क्वेश्चन जो है इलिस्ट्रेशन 2 की थी, प्रोबेबली इलिस्ट्रेशन 2 भी की थी, और उसके साथ टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, राइट? इसके बाद हम लोग आते हैं जी प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर के प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। कहता है इफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बल्कि प्रेफरेंस शेयर्स पाकिस्तान में तो अप्लाई नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ देते हैं, ठीक है? बाहर के मुल्क में अप्लाई होते हैं, हमारे मुल्क में अप्लाई नहीं होते, हम लोग इसको छोड़ते हैं। हम लोग जाते हैं कहाँ पे? हम लोग सीधा सीधा जंप करते हैं अपने फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर, ठीक है? जो कि हमारे फाइनेंशियल एसेट्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी? पहले हम लोगों ने फाइनेंशियल लायबिलिटी की, अब हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स पे आ जाएंगे। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? वो कहता है इनिशियल रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। IFRS 9 deals with recognition and measurement of financial assets, and what it deals, it says any entity shall recognize a financial asset on its statement of financial position when and only when। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर जब हम लोगों ने टैक्स की जो ट्रेनिंग ली थी उसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी कि लॉ पढ़ना सीख जाओ तो आप जो है वो चीजें बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो वो कहता है फाइनेंशियल एसेट ओनली एंड ओनली तब हम लोग रिकग्नाइज करेंगे, कब? द एंटिटी बिकम्स पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखो हम लोगों ने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में बात की है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि फाइनेंशियल एसेट एक का बनता है और फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी दूसरे की बनती है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज की तो बात कर ली, तो फाइनेंशियल एसेट कौन सा होगा? वही कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी बन जाएगी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी कब बनेगी? लास्ट टाइम किसी ने मुझसे मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये एग्रीमेंट तो नहीं होता, तो बेटा एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट ही होता है जो कि आपका लॉ अबाइड करवाता है उसे, ठीक है? तो अब कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी कैसे बनेगी? जब वो लॉफुली एनफोर्स्ड होगी कि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिसीवेबल अगर रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, आप रिसीवेबल अपनी एक एंटिटी है वो रिसीवेबल रिकॉग्नाइज सिर्फ और सिर्फ तब करेगी जब उसकी सेल्स हो जाएंगी। सेल्स होने के बावजूद के अलावा वो, अच्छा, जब सेल्स हो जाएंगी तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इस कंपनी ने दूसरी कंपनी से इतने पैसे रिसीव करने हैं। अब अगर वो पैसे नहीं देते तो यस, कंपनी कैन गो टू द कोर्ट्स, वो अलग चीज है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी बन गई उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो तब वो फाइनेंशियल एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकती है। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट्स में क्या होगा, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स किस पे होगी, एन इनिशियल रिकॉग्निशन, all financial assets are measured at fair value. This is likely to be purchased consideration paid to acquire the financial asset. Transaction costs are included unless the asset is fair value through profit and loss. ये हमारे पास जो है मेथड्स हैं, ठीक है। वो क्या कहता है, वो कहता है जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो फाइनेंशियल एसेट्स में हम लोग एड अप कर देंगे अनलेस एंड अनटिल जो एसेट है वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है। बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स आते हैं, हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स को रिकॉग्नाइज करने के दो मेथड आते हैं। कौन कौन से, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है जी। अच्छा, वंस दैट फाइनेंशियल एसेट इज डन, इसके क्वेश्चंस आएंगे अभी। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में भी आ गया, कहता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, देखो पहले फाइनेंशियल लायबिलिटीज, फिर फाइनेंशियल एसेट्स और देन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। वो कहता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स परचेज ऑफ शेयर्स इन अदर एंटिटीज आर मेजर्ड एट ईदर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब वो बता रहा है कि ये दोनों मेथड कौन से हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको जरा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल एसेट्स में भी अप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस क्या है, कहता है दिस इज डिफॉल्ट कैटेगरी फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। Any transaction cost associated with purchase of these investments are expense to profit or loss and are not included within the initial value of the assets. तो वो क्या कहता है, वो कहता है अगर कोई भी कंपनी इक्विटी, देखो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब दूसरी कंपनी के लिए वो इक्विटी होगी और आपके लिए वो फाइनेंशियल एसेट्स होंगे। तो अगर आपने परचेज ऑफ शेयर्स इन अदर कंपनी किए हैं तो आपके फाइनेंशियल एसेट है। अच्छा, अब वो क्या कहता है, वो कहता है जी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस इज डिफॉल्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज टोल्ड। उसमें क्या करना है, एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये यहां पे है ये वाला, एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट associated associated with purchase of these investments are expense to profit or loss and are not included within the initial value of the asset. For example, आपने किसी कंपनी के से 100 शेयर खरीदे हैं, एक शेयर की वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी $20 की, तो 100 शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 2000, राइट। लेकिन वो शेयर खरीदने के लिए आपने कुछ एक्सपेंस किए, जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, ब्ला ब्ला ब्ला, वो आप 2000 में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो 2000 का 2000 ही रहेगा और जितनी भी आपकी कॉस्ट होगी वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट कर देंगे। और फिर क्या होगा, द इन्वेस्टमेंट्स आर देन रीवैल्यूड टू फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड एनी गेन और लॉस बीइंग शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या होगा, साल के साल अगर वो इन्वेस्टमेंट आपने, फॉर एग्जांपल आपने मार्केट वैल्यू दो 20 रुपीज पे एक शेयर खरीदा था, अब वो चला गया 25 पे, तो आप $5 पर शेयर के हिसाब से उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, कहां पे, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और अगर वो नीचे चला गया तो उसे एज अ लॉस रिकॉग्नाइज कर लेंगे अपनी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ये कौन कहता है, ये कहता है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस वाला जो आपका मेथड है। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या कहता है, वो कहता है instead of classifying equity investments as fair value through profit or loss, an entity may designate the investment as fair value through other comprehensive income. This designation must be made on a, अच्छा सॉरी, यहां पे मैं क्लियर एक चीज कर दूं, जो ऊपर वाला है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें जो भी गेन या लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं शो होगा। जितना भी गेन या लॉस होगा वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं शो होगा, हाँ अदर इनकम में जरूर शो होगा या अदर लॉस में जरूर शो होगा, अदर एक्सपेंस में, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं होगा।
जबकि फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है उसमें क्या होगा, इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट एज fair value through profit or loss, an entity may designate the investment as fair value through other comprehensive income. अच्छा, इसमें क्या होगा, this designation must be made on acquisition and can only be done if the investment is intended as long term investment. Once designated, this category cannot later be changed to fair value through profit and loss. तो समझने की चीज क्या है, समझने की चीज ये है, जब भी आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तो वो आपके फाइनेंशियल एसेट्स तो हुए। अब आप उसको दो तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एक फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर कुछ नहीं बताया गया हो तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस इज डिफॉल्ट कैटेगरी। उसमें आपने क्या करना है, जितने के शेयर खरीदे वो आपने रिकॉग्नाइज कर लेने हैं, बाकी जो उसके एक्सपेंस होंगे उसको क्या करना है, उसको आपने एक्सपेंस आउट कर देना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। वाइल हर साल के साल आप उसे फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, गेन आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, लॉस आएगा वो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कब करनी है, जब आपने शेयर खरीदे कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब एक दफा खरीद ली, अब 5-10 साल आपने रखने हैं, उसको ट्रेड नहीं करना, और एक दफा ये कैटेगरी आपने डिसाइड कर दी तो फिर ये कैटेगरी लेटर ऑन चेंज नहीं होगी। अब इसके अंडर क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर कैपिटलाइज, यानी जैसे मैंने आगे एग्जांपल दी थी कि आपने 20 रुपए का शेयर खरीदा, 100 शेयर खरीदे, तो 2000 के आपने फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज कर लिए, जबकि जितने भी एक्सपेंस उसके ऊपर आए थे वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट कर दिए। यहां पे क्या होगा, यहां पे 2000 के शेयर थे प्लस जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो आपने ऐड कर देने हैं उसमें। अच्छा, द इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यू टू फेयर वैल्यू ईच ईयर एंड, उसी तरह with any gain or loss being shown in the other comprehensive income and taken to an investment reserves in the equity। तो होगा क्या, यहां पे भी फेयर वैल्यू करेंगे, लेकिन होगा क्या, हर साल के साल जो जो गेन या लॉस होगा वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तो जाएगा, और उसके साथ कहां पे जाएगा, इन्वेस्टमेंट रिजर्व इन इक्विटी। इन्वेस्टमेंट रिजर्व बनेगा एक एक अलग से अकाउंट जो कि इक्विटी सेक्शन में होगा, वहां पे चला जाएगा। ये क्या कहता है दिस इज सिमिलर टू रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर IAS 16। द मेन डिफरेंस इज दैट इन्वेस्टमेंट रिजर्व कैन बी अ नेगेटिव। तो रिवैल्यूएशन प्रॉपर्टी में रिवैल्यूएशन नेगेटिव नहीं होती, जबकि ये रिजर्व नेगेटिव भी हो सकता है। लास्ट टाइम शायद आप लोगों की क्लास में ये डिस्कशन छिड़ी थी कि शेयर्स जो हैं वो बाय बैक भी कर सकती है कंपनी के, नहीं नहीं वो बी सेक्शन था, सॉरी, वो फिर आपको समझ नहीं आनी, ये उसके लिए बड़ा रेलिवेंट सा आर्गुमेंट था। कहते हैं इफ फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड द इन्वेस्टमेंट रिजर्व कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू रिटेन अर्निंग्स और लेफ्ट इन द इक्विटी। तो ये भी आपके पास चांस हो जाता है। तो आपने ये इसको और पढ़ लेना इफ यू वांट टू स्टडी, तो इसको जरूर स्टडी कीजिएगा। तो ये हमारे पास जो है कौन सा आ जाता है, ये दो मेथड आ जाते हैं जहां पे आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को करना है। इसके क्वेश्चंस आई डोंट नो यहाँ पे है या नहीं। अच्छा, ये सारे उसने इकट्ठे ही क्वेश्चन आगे कर दिया, चलो ठीक है, इसको इकट्ठा ही फिर कर लेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। सर हम इसको जो प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम शॉर्ट टर्म कह सकते हैं कि जो हमारी शॉर्ट टर्म की इक्विटी होगी हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कर लें, और जो लॉन्ग टर्म होगी उसको हम अदर हाँ देखो कंप्रिहेंसिव इनकम में कर लें। मूसा, यस वी कैन से, बट द थिंग इज उसने कहा जो लॉन्ग टर्म है ना उसको आप अदर जो है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव रखते हो, तो डेफिनेटली जो अदर वन है शॉर्ट टर्म के लिए वो फिर आ जाएगा इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। ठीक है, ठीक लेकिन हो गया यहां सर। यहां पे वो बेसिकली आपको चॉइस दे रहा है, यू कैन गो ईदर वे। ठीक है, मतलब हम हमारी चॉइस पे है कि हम चॉइस कहाँ पे हैं। दे रहा है ना कि आप, दिस इज द मैनेजमेंट हु विल डिसाइड, वंस दैट विल बी डिसाइडेड तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब फाइनेंशियल एसेट्स ही, उसमें एक तो है आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, इक्विटी शेयर्स, अब आपने किसी कंपनी का डेट खरीदा,
ठीक है, सच एज बॉन्ड खरीदे या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे। देखो प्रेफरेंस शेयर्स दो किस्म के होते हैं, एक इरिडीमेबल होते हैं, एक रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो एज अ डेट ट्रीट होते हैं, जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी ट्रीट होते हैं अकाउंटिंग के हवाले से। तो वो कहता है कि अब आपने क्या किया, अब आपने डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदे। डेट इंस्ट्रूमेंट सच एज बॉन्ड्स और रिडीमेबल शेयर्स आर कैटेगराइज इन वन ऑफ थ्री कैटेगरीज। अब डेट इंस्ट्रूमेंट तीन कैटेगरीज में आएंगे। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दो कैटेगरीज में आते थे, किस किस में, फेयर वैल्यू थ्रू फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जबकि डेट इंस्ट्रूमेंट तीन कैटेगरीज में आएंगे, कौन कौन से, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इसमें एक और ज्यादा आ गया, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला। ठीक है, अच्छा अब है क्या, इसको पढ़ लेते हैं, इस पे क्वेश्चन भी कर लेंगे। वो कहता है द डिफॉल्ट कैटेगरी इज अगेन फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंस सॉरी वेट, एक मिनट वेट कीजिएगा सिर्फ। अच्छा जी, क्या कहता है, कहते हैं इसमें भी डिफॉल्ट कैटेगरी इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, जैसे कि इक्विटी में था। लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में फर्दर हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। कौन कौन सी, वो हम लोगों ने टेस्ट पास करने होते हैं। एक है बिजनेस मॉडल टेस्ट, एक है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। देखो ये एक पेज के ऊपर आप लोगों ने नोट्स बना लेने हैं, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। ठीक है, वो क्या है, बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या है, कहता है दिस कंसीडर्स द एंटिटी पर्पस इन होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट। मूसा जो आपका क्वेश्चन था ना, ये अब वो उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि डेट के हवाले से ये ज्यादा उसको ले जाता है, जो है ज्यादा रिस्क फ्री होके काम करता है। वो क्या कहता है, वो कहता है आपने डिफॉल्ट कैटेगरी तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन जो अदर टू कैटेगरीज है, जो अमोर्टाइज कॉस्ट है और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, उस पे फर्दर दो इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट लगाने होंगे। कौन से, एक है बिजनेस मॉडल टेस्ट, दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। यानी क्या है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उस पे ये दोनों टेस्ट लगेंगे। पहला टेस्ट क्या है, बिजनेस मॉडल टेस्ट, दिस टेस्ट कंसीडर्स द एंटिटी पर्पस इन होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट। आप ये टेस्ट लगाएंगे, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया है तो डेफिनेटली फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आना चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए। अच्छा, दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। ये टेस्ट क्या कहता है, दिस लुक्स एट द कैश दैट विल बी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट एंड कंसीडर व्हाट इट कंप्राइज। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। कहता है फॉर एन इंस्ट्रूमेंट टू बी कैरीड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। अच्छा, ये दो आगे, उसके बाद वो कहता है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के टेस्ट कौन से हैं, फिर वही दो। फॉर एन इंस्ट्रूमेंट टू बी कैरीड एट अमोर्टाइज कॉस्ट द टू टेस्ट विल बी पास्ड। एक है बिजनेस मॉडल टेस्ट, अगेन सेम है, और कॉन्ट्रेक्चुअल मॉडल टेस्ट। वो क्या कहता है, फर्दर एक्सप्लेन क्या करता है, वो कहता है इफ द डेट इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट द इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेटेड यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट एज फॉर लायबिलिटीज will be taken to statement of profit and loss and year end asset value is similarly calculated using the amortized cost table। ये टेबल है, ये वही टेबल है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। ठीक है जी, देखो सिंपल सी बात है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमारी कैटेगरी क्या है, हमारी कैटेगरी है, डिफॉल्ट कैटेगरी है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सी बात है, इसमें अगर कुछ ना दिया गया हो तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है। और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस क्या है कि हम उसमें जो एक्सपेंस है वो ऐड नहीं करते, उसको कर देते हैं एक्सपेंस आउट। लेकिन उसने कहा जी फॉर द अदर टू कैटेगरीज डिपेंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट पासिंग टू टेस्ट। वो टू टेस्ट क्या है कि
इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए? अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल cash flow characteristics test. This looks at the cash that will be received as a result of holding the investment and consider what it comprise. Again, अगर तो शॉर्ट टर्म में आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ज्यादा मिल रही है तो दैट विल बी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉन्ग टर्म में मिल रही है तो दैट विल बी थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसीलिए अगर आपने अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है तो उसके भी ये दो टेस्ट हैं, और अगर आपने फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रखना है तो उसके भी दो टेस्ट हैं, यही सेम। इसके लिए क्या होगा, बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या होगा, द एंटिटी मस्ट इंटेंड टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट टू मैच्योरिटी बट मे सेल द एसेट इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग another asset with a higher return arises। तो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कब अडॉप्ट करेंगे? बिजनेस मॉडल टेस्ट कहता है कि भाई कंपनी को इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना ही रखना है, लेकिन बेच भी सकती है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या है? The contractual terms of the financial assets must give rise to cash flows that are solely of principal and interest as for the amortized cost। देखो, अब जरा कॉमन चीजें बता देता हूं दोनों में, ठीक है। पहली, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कंपनी दिस कंसिडर्स द एंटिटी पर्पस इन होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, उसको ट्रेडिंग करनी भी हो सकता है, नो इश्यूज, ठीक है। और उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कैसी हैं? अगर तो आपको कैश फ्लोज आ रही हैं, साल के साल आपको सूद मिल रहा है, तो उस पे आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अमोर्टाइज कॉस्ट कब लगाएंगे मेथड? जब आपकी जो एंटिटी मस्ट इंटेंड टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट टू द मैच्योरिटी, जब एंटिटी ने इसको मैच्योरिटी तक रखना है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट क्या बताएगा? द कॉन्ट्रेक्चुअल terms of the financial asset must give rise to cash flows that are solely of principal and interest। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जब आपको मिल रहे होंगे तो ये अमोर्टाइज कॉस्ट का टेस्ट लग जाएगा, ठीक है। टेस्ट नहीं लगेगा, अमोर्टाइज कॉस्ट वाला मॉडल यूज करेंगे। और बिजनेस मॉडल टेस्ट जब होगा ये कि एंटिटी लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड कर रही है, लेकिन अगर चांस मिला तो बेच भी देगी, जो कि अमोर्टाइज कॉस्ट में नहीं है। अमोर्टाइज कॉस्ट में सिर्फ मेच्योरिटी तक होल्ड करना है, यहां वो मेच्योरिटी तक होल्ड करेगा, लेकिन अगर चांस मिला तो बेच भी सकता है। और दूसरा जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है वो सिमिलर टू अमोर्टाइज कॉस्ट है। तो अगर ये वाला होगा तो हम कौन सा लगाएंगे? फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव का हम लोग जो है वो मेथड लगा देंगे। नीचे वो क्या कहता है, कहता है इफ अ डेट instrument is held at fair value through other comprehensive income, तो asset is initially recognized at fair value plus transaction cost। Interest income is calculated using effective rate of interest in the same way as a amount that would have been recognized in the profit or loss if using amortized cost। और at the reporting date the asset will be revalued at fair value। तो वो रूल वही है सारे का सारा। अब अगर आप पूछते हैं कि सर थेरी आएगी, तो थेरी इसी तरह की आती है, ठीक है, यही थेरी आती है। फॉर एग्जांपल थेरी आ जाएगी कि बताएं दो टेस्ट जो हैं, इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट कौन से हैं, कि आपने फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अप्लाई करना है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव अप्लाई करना है, कि जो है वो अमोर्टाइज कॉस्ट अप्लाई करना है। तो इस तरह की फिर थेरी आती है, ठीक है जी। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर हम लोग टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 करेंगे। और हम लोग जो है प्रोबेबली डी रिकग्निशन का देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हाँ, डी रिकग्निशन का देख के और अपना लेक्चर जो है वो खत्म कर देंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं, ओके। तो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 स्टार्ट करते हैं जी हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लेंगे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 को अपने उसमें जो है एक्सेल में, ठीक है जी। क्या कहता है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4? 10 मिनट रह गया। क्या कहते हो, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 जो है वो क्लास में ना करें? ये सर क्लास में अच्छा समझ। बेहतर। क्लास में कर लें। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 30 मिनट का हो गया हुआ है कि 40 मिनट का हो गया हुआ है?
चलो है। सर ये 40 मिनट का ही होता है, बट वो 10 मिनट जो है उसमें लग गए होंगे तो। हाँ शायद। अच्छा चलो, यूं करते हैं, ये 10 मिनट हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। अगर कोई चीज आप लोगों को समझ ना आई यहां तक, तो इसको समराइज करें लेक्चर को। यस सर, समराइज कर दें। समराइज करते हैं। आप लोगों ने ये समरी जो है ये पढ़ के आनी है, ठीक है, ताकि हम लोग जब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे लिए इजी हो, राइट। यस सर। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया है? हम लोगों ने स्टार्ट किया है जी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज हम लोगों ने लास्ट टाइम कर ली थी। हम लोगों ने स्टार्ट किया है फाइनेंशियल एसेट्स। इनिशियल रिकग्निशन कब करनी है? इनिशियल रिकग्निशन तब ओनली एंड ओनली करनी है जब कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो इनिशियल मेजरमेंट होगी वो अगेन फेयर वैल्यू पे होगी। अब उसमें अगर तो आपका एसेट जो है वो क्या होगा, फेयर वैल्यू पे फिर साल के साल उसे करेंगे। और इसके डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होगी? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम लोगों ने अभी पढ़ ली है। अच्छा, अब फाइनेंशियल एसेट जो है आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं और डेट भी हो सकते हैं। अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो हमारे पास दो तरह के उसको रिकग्नाइज करने के हैं, कि आप क्या करो, प्रॉफिट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस करो, या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस की है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फेयर वैल्यू में ऐड नहीं करते, और जो भी गेन या लॉस होता है उसे इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जब आपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, और ट्रांजैक्शन को हम लोग कैपिटलाइज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लेते हैं। और जो फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर फेयर वैल्यू आती है, गेन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहां पे? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और इन्वेस्टमेंट रिजर्व में, ठीक है, जो कि इक्विटी में शो होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास तीन मेथड है: फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, अमोर्टाइज कॉस्ट, और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फेयर वैल्यू थ्रू अदर प्रॉफिट एंड लॉस कब अप्लाई करेंगे? जब आपका जो है वो पर्पस डिफाइन होगा। वो कुछ भी पर्पस हो सकता है, कि वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट आपको बताएगा कि कंपनी इसको होल्ड इसलिए कर रही है ताकि कंपनी को सूद मिले, ठीक है, मकसद ये है कि सूद मिले। अच्छा, फिर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला मेथड कब लगेगा? जब बिजनेस मॉडल टेस्ट अप्लाई होगा तो ये बताएगा कि कंपनी ने इस डेट इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी तक रखना है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट टेस्ट कब बताए, क्या बताएगा कि कंपनी की जो फाइनेंशियल एसेट है मस्ट गिव राइज टू कैश फ्लो दैट आर सोली ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों उसे मिल रहा है, तो अगर ये चीज हो रही है तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मेथड लगेगा। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मेथड कब लगेगा? बिजनेस मॉडल टेस्ट कहता है भाई रखना मैच्योरिटी तक है, लेकिन अगर कोई अच्छा एसेट और मिल जाता है तो इसको बेच भी सकते हैं। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का सेम वही है जो कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला है। अगर फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है तो आप जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड कर देंगे। बाकी चीजें जो है गेन और लॉस को हम लोग देख लेंगे जब टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 हम लोग करेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं जो है वो स्टॉप करता हूं। हम लोग यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करते हैं, क्योंकि प्रॉपर समझ तब आएगी जब हम लोग इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो क्लास में करेंगे। ठीक है जी। कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो यहाँ पे एंड करते हैं। सर बस एंड कर दें, आई थिंक किसी का कोई ओके जी, क्वेश्चन नहीं ओके, है। यहाँ पे मैं